जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें से हम अभी 7th क्लास के एनसीईआरटी देख रहे हैं और आज हम 4th चैप्टर देखेंगे। क्लासेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हाँ, ये है कि एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्लास के दौरान ही बता दिया जाएगा, तो थोड़ा धैर्य के साथ पेशेंस रख करके पढ़िएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो 4th चैप्टर का नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में मुगल क्या किए हैं उनके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। कहा गया है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। जो मध्यकाल के शासक रहे, मध्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मध्यकाल में ही आप मुगल शासन के बारे में भी पढ़ेंगे। इस वजह से यहाँ पर मध्यकाल की बात कही गई है। इसके साथ ही बात की गई है भारतीय उपमहाद्वीप की, जो अपने आप में ही इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग और यहाँ की संस्कृति दोनों ही अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पर अगर कोई शासन करता है, यहाँ का शासन चलाता है, तो फिर समझिए उसको कितनी मुश्किलें आती होंगी। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी विचार लागू किए। वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो मुगल शासन में उस टाइम पर जो शासक रहे, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी रखी कि आज भी वो धरोहर बनी हुई है। तो एग्जाम्पल लिया गया है लाल किला का। जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो लाल किला ना देखे हो ऐसा हो नहीं सकता है। कभी ना कभी मौका मिल जाता है, चाहे दूर से ही सही, अंदर अगर आप नहीं गए हैं तो भी लाल किला देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है टॉपिक मुगल कौन थे। तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। जो मुगलों की मां थी तो वो चंगेज खान की ओर से थे। चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों में यहाँ पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो माता की ओर से मंगोल और पिता की ओर से तैमूर, इन दोनों वंशज को मिलाकर यहाँ पर मुगल शासन बना हुआ है। तो मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो तैमूर के वंशज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आप केवल इंफॉर्मेशन के तौर पर जान लीजिए। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। ये भी एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा याद रखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है किस तरीके से स्टेटमेंट के तौर पे, तो आपको पता रहेगा कि जो मुगल शासन चला रहे थे, तो जितने भी शासक थे वो सभी तैमूर वंशज के, जो तैमूर रहे हैं, तैमूर के साथ वो चित्र बनवाते थे कि हम लोग तैमूर वंश के हैं। मुगल सैन्य अभियान, ये टॉपिक है। प्रथम मुगल शासक बाबर, ये आपको याद रखना है। ये पहला मुगल शासक था जो कि 1526 से 1530 के बीच रहा है। 4 साल ही ये रहा है। बाबर ने जब
1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। तो यहाँ पर 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था बाबर ने, ये याद रखना है आपको। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। 1494 में फरगना राज्य उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ था। तो ये आपको एग्जाम के तौर पर याद रखना है। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ये भी एग्जाम के लिए याद करना है कि 1526 में पानीपत के युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी के साथ यहाँ पर मुगलों का युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर इन दोनों का। और यहाँ पर बाबर दिल्ली और आगरा को अपने अधिकार में ले लेता है। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। 16वीं शताब्दी, ये इमेज आप देख रहे हैं, ये उसी का दिखाया गया। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। इसके बाद यहाँ पर है मैप। ये मैप अकबर का शासन 1605 तक के चीजों के बारे में दिखाया हुआ है, जहां पर मैप में कांधार, काबुल, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अंबर, अजमेर, चित्तौड़, सिंध, गुजरात यहाँ पर शो किया है। इसके अलावा है मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, रणथंभौर, मालवा, इलाहाबाद, पटना, बंगाल, गोंडवाना, उड़ीसा, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। तो ये सब अकबर के शासन के टाइम की जगह है। इसके बाद है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था या उत्तराधिकारी होता था। तो ज्येष्ठाधिकार वाला इस नियम को वो लोग फॉलो नहीं करते थे। ये लोग उत्तराधिकार में सहदायद की परंपरा को फॉलो करते थे और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? तो यहाँ पर ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि सहदायद क्या है। तो याद होना चाहिए, यहाँ पर ये जो पुत्रों में उत्तराधिकार के विभाजन की बात कही गई है कि जितने भी पुत्र हैं उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाता था जो भी संपत्ति होती थी उसको। तो यहाँ पर उसे सहदायद कहा गया है, ये याद रखना है। मुगलों में ये रूल फॉलो होता था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। तो आपको याद आ ही रहा होगा कि अकबर के टाइम पर जो इनकी पत्नी थी जोधा, वो राजपूत के घरानों से थी। तो वही यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कच्छावा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, जयपुर जहांगीर की माँ की बात कही गई है और शाहजहां की माँ की बात कही है। तो ये दोनों की माँ राजपूत थी। एग्जाम के लिए याद रखिए। इसके बाद है मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। कौन? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। ये मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानी व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है। पहले तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत यहाँ पर सत्ता स्वीकार नहीं कर रहे थे। किसकी? मुगलों की। इसके बाद जब वो मुगलों से हार गए तो मुगलों ने उनके साथ थोड़ा सा सम्मान वाला व्यवहार किया और उसमें क्या किया कि जो जागीरें रहा करती थी, जब जागीरें किसी को दी जाती थी तो अलग अलग टाइप की जागीर होती थी। उसमें होती थी एक वतन जागीर,
तो वतन जागीर का मतलब है कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वही जागीर आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पर वही किया गया। जो सिसोदिया राजपूत थे वो जब हार गए तो वो जहाँ के राजपूत थे जिस एरिया मतलब मेवाड़ के, तो मेवाड़ ही इनको जागीर के रूप में मिल गया जिसे वतन जागीर कहा गया। तो एग्जाम के लिए याद रखें। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब इसके बाद बात करते हैं मनसबदार और जागीरदार की। मनसबदार और जागीरदार ये दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले के एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा चुका है, पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है कि जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। इसके बाद शुरू में ज्यादातर सरदार, तुर्की ये लोग रहा करते थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। तो ये वाली लाइन आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है कि जैसे कि आज का है एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे पद हैं, पोस्ट हैं, जब उसमें किसी की नियुक्ति होती है तो हम कहते हैं कि ये नौकरशाह हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। याद रखना है एग्जाम के लिए। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो मनसबदार एक पद है। अब जो पद बड़ा होगा उसे ज्यादा वेतन, ज्यादा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। तो वही चीज यहाँ पर बताई जाएगी आगे कि जो मनसबदार है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है जात और दूसरा है सवार। ये आपको याद रखना है। ये मनसबदार के दो पार्ट हैं। जो जात है, आगे हम जात के बारे में पढ़ेंगे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जितने ज्यादा पद होंगे, पद की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वेतन होगा। वेतन ज्यादा होगा, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी ज्यादा होंगे। ये आपको याद रखना है। यहाँ चीज लिखी हुई है कि जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। अब वेतन ज्यादा रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, पद ऊंचा है तो प्रतिष्ठा तो रहेगा ही रहेगा और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उतने ही ज्यादा वो लोग घुड़सवार या घोड़े और उनके सवार को साथ में रखेंगे। तो क्या क्या है ये आपको याद रखना है। पद ज्यादा, पद बड़ा, वेतन ज्यादा रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, घुड़सवार रखने की संख्या ज्यादा। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो यहाँ पर जो मनसबदार हैं जो अपने साथ घुड़सवार थे वो घुड़सवारों को लेकर के आते थे, दिखाते थे कि ये सब सही है। फिर उनके बाद उनका हुलिया और उनके चीजों को लिखा जाता था, दागवाते थे। यहाँ पर जो घोड़े को दगवाने का कहा गया है ये वही है। और सैनिकों का पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते थे, उनके बारे में लिखते थे और ये सब चीजें जब कंप्लीट हो जाती थी तब सैनिकों को वेतन दिया जाता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो जो मनसबदार थे उन्हें वेतन के रूप में धन कम मिलता था, कई बार उसकी जगह मिलता था राजस्व। तो राजस्व कैसे मिलता था, कुछ जमीन दे दिए जाते थे, वो कहते थे यहाँ से तुम रेवेन्यू इकट्ठा कर लेना और उसी रेवेन्यू को जब इकट्ठा करने के लिए भूमि दी जाती थी, जमीन दिया जाता था तो उसे ही जागीर कहते थे। तो मनसबदार को जो जागीर दी गई है तो उसे ही मनसबदार के साथ साथ जागीरदार भी कहा जाता है, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे, अपने जागीरदारों पर नहीं रहते थे, मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही
उन पर प्रशासन करते थे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर एक लाइन, जो मनसबदार हैं वो मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर, मुक्तियों की जो बात कही गई है ये थोड़ा सा इक्ता को ही मुक्ति भी कही गई थी, इक्तदारों को, तो यहाँ इक्तदार से थोड़ा सा अलग है। ये लोग क्या रहते थे, जो मनसबदार है अपने जागीरों पर नहीं रहा करते थे। जागीरों पर नहीं रहा करते थे मतलब राजस्व भले ही इकट्ठा कर ले, लेकिन वहां पर तुमको रहना नहीं है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाना है। जबकि हम इससे पहले पढ़े थे इक्तादार के बारे में। तो इक्तादारी में क्या था कि वहां पर जब जमीन दी जाती है, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, तो वहां पर प्रशासन चलाने का काम, सैन्य व्यवस्था देखने का काम इक्तादार का ही था। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग है। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो ये यहाँ तक, अभी तक जितना हम पढ़े हैं, ये आपको पूरा टिक करना है अपने एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया गया था, ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन तकरीबन बराबर रहे। मतलब ये कि अकबर के टाइम पर इस चीज पर ध्यान दिया गया था कि जितना रेवेन्यू जो निकल रहा है वो उतना ही होना चाहिए जितना मनसबदार को वेतन देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब आंकड़े लगा लिए गए थे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। यहाँ पर क्या था कि औरंगजेब के टाइम पर जिन जिन लोगों को जागीरें दी गई थी, तो वहां पर जब रेवेन्यू इकट्ठा किया गया तो देखा गया कि मनसबदार का जितना वेतन होना चाहिए था उससे भी कम रेवेन्यू है। तो यहाँ पर मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। तो औरंगजेब के टाइम पर मनसबदारों की संख्या बढ़ा दी गई। मनसबदारों की संख्या बढ़ी तो जाहिर सी बात है, अब जागीरें मतलब कि जो भूमि है वो तो निश्चित है, वो थोड़ी बढ़ी हुई है। तो फिर क्या होता था कि जो मनसबदार थे उनको इंतजार करना पड़ता था कि कब हमारी बारी आई तो हमें भूमि मिले, जागीर मिले, ताकि हम वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़े। देखिए, जहां पर से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं वहां किसान होंगे और किसानों से उतना ही रेवेन्यू इकट्ठा करें जितना वो दे पाए या जितना पहले शासक ने या राजा ने डिसाइड किया था। धीरे धीरे करके औरंगजेब के टाइम पर जब ये बदलाव आया कि मनसबदारों की संख्या बढ़ गई लेकिन जागीरों की संख्या कम रही, तो ऐसे में क्या हुआ कि इंतजार कर रहे हैं कब हमारी बारी आई। और जिसकी बारी आई है रेवेन्यू इकट्ठा करने की, जिन मनसबदारों की, तो वो क्या करने लग गए, अभी हमें मिला है, जितना ज्यादा हम यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा है। और धीरे धीरे करके ये लोग किसानों को निचोड़ने लग गए, ज्यादा रेवेन्यू लेने लग गए। तो किसानों पर एक तरीके से मुसीबत ही आ गई। अब बात करते हैं जब्त और जमींदार के बारे में। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो यहाँ पर जो राजस्व का मेन था वो कौन था, राजस्व का साधन वो था किसान। जनरली हर शासक के टाइम पर राजस्व का जो साधन हुआ करता है वो मेन किसान ही हुआ करता है, भू राजस्व होता है। और दूसरा जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो किसान थे वो राजस्व रेवेन्यू अकेले अपना जाकर के और राजा के पास देकर नहीं जाते थे। अपने गांव में कुलीन हुआ करते थे या मुखिया हुआ करते थे, उनके पास जाकर के देते थे, गांव के सभी लोग जितने भी किसान थे जिनको देना होता था, और फिर वो रेवेन्यू को कलेक्ट करके राजा के पास पहुंचाया जाता था। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो ग्राम के मुखिया थे या शक्तिशाली सरदार, उनको किस नाम से बुलाया जाता था, जमींदार के नाम से बुलाया जाता था मुगलों के टाइम पर। ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। मुगलों के टाइम पर जमींदार किसे कहा गया, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, याद रखना है, अकबर के टाइम पर टोडरमल राजस्व मंत्री के पद पर थे। ने 10 साल
1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। टोडरमल जो राजस्व मंत्री थे, उन्होंने 10 साल की काल अवधि मतलब 10 साल के बीच का जो समय लिया और उसके बीच में कृषि की कितनी पैदावार हुई, खेती कितनी हुई, उनकी कीमतें क्या रही हैं और कृषि की जो भूमि है उसके उपजपन क्या है, ये सब कुछ देखा गया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर या राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। जो सूबा रहा है ये राजस्व मंडल में बट गया। यहाँ पर सूबा को प्रांत बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया था। यह जब्त कहा जाता था, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है जब्त क्या होता है। तो मुगलों के टाइम पर, अकबर के टाइम पर राजस्व मंत्री टोडरमल थे, जिन्होंने 10 साल के समय के बीच में कृषि की पैदावार, भूमि की उपज, ये सब कुछ आंकड़े निकाले। और उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रांत हुआ करते थे, सूबा हुआ करते थे, उन्हें राजस्व मंडल में बांटा और उन राजस्व मंडल के अकॉर्डिंग वहां पर कुछ सूचियां बनाई गई कि यहाँ पर से इतना ही टैक्स वसूला जाएगा। और उन्हीं सूची को से जब उन टैक्स को कलेक्ट कर लिया जाता था तो उसे कहा जाता था जब्त। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं हो पाया। तो यहाँ बता रहे हैं कि मुगलों के टाइम पर जो है वो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में ऐसा निरीक्षण नहीं कर पाए। ये वाला जो निरीक्षण किए भी गए थे वो वहां किए गए थे जहां पर निरीक्षण करना आसान था। अब इसके बाद आगे है कि कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। यहाँ पर जमींदार किनको कहा गया है? गांव की मुखिया या जो शक्तिशाली रहा करते थे वो इंसान को कहा गया। तो वो लोग जो शक्तिशाली थे वो मुगल प्रशासकों द्वारा जब भी जितने नौकरशाह थे, मनसबदार थे, जब वे शोषण करने लगते थे, ज्यादा टैक्स वसूलने लगे, परेशान करने लगे, तो वो उनका विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो यहाँ पर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में हमने बात कर लिया। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक और चीज, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, तो इसमें कहा गया है कि शाहजहां के राजकाल के लिए एक लघु चित्र के ब्यौरे हैं जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। इस इमेज में जहांगीर के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। यहाँ पर भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए हैं, इसमें रिश्वत लेते हुए, और एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। यहाँ पर ये किसान है और ये कर अधिकारी है जो सजा दे रहा है। इसके बाद है अकबरनामा और आईने अकबरी। नाम से ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। दरबारी था, करीबी मित्र भी था, अबुल फजल, अकबर के टाइम पर। अब अकबर ने ही कहा था कि उसके शासनकाल के टाइम का जो इतिहास है वो लिखा जाए। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। तो यहाँ पर अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है अकबर के उसी के टाइम पर। इसमें उसके शासनकाल के बारे में बताया गया है। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अबुल फजल ने 3 जिल्द में, या ये कह सकते हो कि 3 पार्ट में इसे लिखा हुआ है। पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। ये 3 जिल्द है। पहले में पूर्वजों के बारे में, दूसरे में अकबर के शासन के बारे में, और तीसरे में वहां के प्रशासन, घराना, सेना, राजस्व क्या है, ये सबका डाटा दिया गया है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजें,
जैसे कि फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकी विवरण। तो अकबरनामा से हमें मुगल और खासकर अकबर के टाइम पे क्या क्या चीजें थी उस सब के बारे में पता चलता है। तो ये पूरी लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक कर लें। और यहाँ पर ये अकबर है, ये अबुल फजल है। इमेज के अकॉर्डिंग ये अकबरनामा है, अकबर यहाँ पर अकबरनामा को ले रहे हैं। इसके बाद है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। अब जहांगीर के दरबार में और हम यहाँ पर जहांगीर के दरबार के बारे में और उस दरबार में नूरजहां का क्या प्रभाव है या नूरजहां कौन है ये सब पता करते हैं अपने। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो यहाँ पर जो नूरजहां है उसका वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। अब इसके बाद 1611 में जहांगीर से इसने शादी किया और उसी को या उसको दूसरा नाम दिया गया है नूरजहां। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा और जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। इसके बाद सुलह ए कुल, ये क्या चीज है? ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुलह ए कुल क्या है? अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए इसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति के सिद्धांत का पालन किया या सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो जो सुलह कुल था ये एक ऐसी जगह थी जहां पर सभी धर्म के लोग आ सकते थे, अपना पूजा पाठ कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे। ये वो जगह के बारे में बात कही गई है। इसके साथ ही है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्राचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो शाहजहां के शासनकाल में लगभग 8000 मनसबदार पद थे। उनमें से 445 ही मनसबदार पद ऐसे थे जो ऊंचे या उच्चतम पद उन लोगों को मिला हुआ था और उनको लगभग राज्य का 61.5% रेवेन्यू मिल जाता था। तो बाकी बचे हुए को क्या मिलता होगा? तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो कहानियों में, किस्से कहानियों में हमारे देश के बारे में तो समृद्धि के बारे में सुने, लेकिन उसके साथ ही यात्री जो विदेशी आते थे उन लोगों ने यहाँ पर जो दरिद्रता है उसको भी देखा। इसके अलावा लिखा हुआ है कि मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। यहाँ पर आप अपने एग्जाम के लिए थोड़ा याद रखना, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात
सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे कि मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। ये तो नॉर्मल चीज है कि जैसे जैसे सम्राट कमजोर होता है और तो वैसे वैसे जो सम्राट के अधीन जो सेवक होते हैं, जमींदार होते हैं, वो सब मजबूत होने लगते हैं और अपने आप में ही वो शक्तिशाली केंद्र बनाने लग जाते हैं। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको बता दी गई हैं आपके एग्जाम के लिए। 7th क्लास के इस चैप्टर में केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन है। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के इस क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।